झज्जर जिला युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक है। हमारे साथ मौजूद मेरे साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और जोनल के प्रभारी हैं भाई कृष्ण राव जी, उनके साथ प्रदेश में महासचिव और झज्जर जिला के इंचार्ज हैं युवा कांग्रेस के दुष्यंत यादव जी, हमारे मजबूत जिला अध्यक्ष झज्जर युवा कांग्रेस के भाई कुलबीर अहलावत जी, बहादुरगढ़ से हमारे विधानसभा के मजबूत अध्यक्ष सचिन जून जी, झज्जर के विधानसभा अध्यक्ष हमारे भाई राम अवतार जी, सुखविंदर पुनिया जी, विक्रम जी, हमारी सारी टीम, अंकुश दुहन जी और सभी साथी आज यहाँ मौजूद हैं। आज युवा कांग्रेस झज्जर जिले में आज हमने एक मीटिंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ के अंदर कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके एक अभियान की शुरुआत करी है। उसी अभियान के माध्यम से आज हम झज्जर में पहुंचे हैं। युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है। जिला में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस कर रही है। हम लोगों ने 7 ऐसे मुद्दे, हरियाणा के नौजवानों से जुड़े हुए 7 मुद्दे युवा कांग्रेस ने चिन्हित करे हैं। इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को जोड़ने के लक्ष्य से हम लोग जिला स्तरीय बैठकें कर रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, नौजवानों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। आज आप देखिए हरियाणा के अंदर जो HPSC HSSC कमीशन है, जिनका काम हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार देने का है, आज ये भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार, जिसे मैं पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहूंगा, कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से हरियाणा के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसका कोई पेपर लीक ना हुआ हो, या शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जो कोर्ट के अंदर लटकी ना हो। तो पहला हमारा मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार सेना भर्ती की एक पॉलिसी लेके आई, जिसमें जो भी सैनिक सेना में भर्ती होगा उसको 4 साल के बाद ये सरकार वापस घर भेजने का काम कर रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं हरियाणा का नौजवान, क्योंकि हरियाणा जो है हमेशा सेना में जाना अपने लिए हरियाणा का नौजवान गर्व की बात समझता है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के नौजवान का सेना में जाने का सपना था वो भी ये सरकार चकनाचूर कर रही है। दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना का रहेगा। तीसरा हमारा मुद्दा नशे को लेकर रहेगा। आज आप देखिए हरियाणा के जो कोर जिले हैं, जो सेंट्रल जिले हैं, जिनको हम कोर हरियाणा कह देते हैं, रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, पानीपत है, जींद है, आज इन जिलों के अंदर भी नशा जो है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर अपनी पकड़ बना चुका है। हम सुनते थे कहीं ना कहीं पंजाब के बॉर्डर जिलों में, सिरसा में, अंबाला में, कि नशा उन जिलों में ज्यादा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी की वजह से आज हरियाणा का नौजवान हताश है, निराश है, मजबूरन आज वो नशों के अंदर जो है वो जा रहा है। तो हमारा तीसरा मुद्दा नशे को लेकर रहेगा। चौथा हमारा मुद्दा, आज आप देखिए हरियाणा से लगातार नौजवान विदेशों में पलायन कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने की बात हो कानूनी तरीके से, और चाहे वो गैर कानूनी तरीके से जाने की बात हो। आप देखिए लगातार आज रात को कई बार हम देखते हैं कि लोग पटाखे और रॉकेट छोड़ते हैं, वो कोई दिवाली नहीं मनाई जाती। जब हरियाणा का कोई नौजवान मैक्सिको के माध्यम से कनाडा, अमेरिका के अंदर जो है पहुंच जाता है तो वहां लोग जो है यहां खुशियां मनाते हैं। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं। हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है। तो चौथा हमारा मुद्दा विदेश पलायन को है। पांचवा हमारा मुद्दा हरियाणा का शिक्षा स्तर जो गिरता जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर लगातार जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आप देखिए आज सरकारी स्कूलों के क्या हालात है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को, मास्टर मास्टरनियों को पढ़ाने का काम आज हरियाणा के स्कूलों में नहीं हो रहा। आज उनका काम हरियाणा के स्कूलों के अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के काम पे मास्टर मास्टरनियों को लगाया गया है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा के स्कूल्स में मिलनी चाहिए, जो मिडिल स्कूल्स में एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो शिक्षा का स्तर निरंतर हरियाणा के अंदर गिरता जा रहा है। तो पांचवा हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर रहेगा। छठा हमारा मुद्दा खेलों को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हरियाणा के कितने नौजवानों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और इस प्रकार से पिछले भी कई गेम्स के अंदर हरियाणा के नौजवान हमेशा खेलों के अंदर जो है अपना लोहा मनवाते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के जो नौजवान जो पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, पूरे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो कांग्रेस राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 2014 से पहले
पदक लाओ पद पाओ की नीति जो सरकार लेके आई थी, उस नीति को भी सरकार ने खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं खेलों के अंदर भी जो है नौजवानों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। तो छठा हमारा मुद्दा खेलों को लेकर रहेगा। और सातवां हमारा मुद्दा प्रदेश के अंदर जो ओवरऑल बेरोजगारी है। सरकारी रोजगार की तो हमने बात करी कि किस प्रकार से सरकारी रोजगार भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट निवेश लाने में भी इस प्रदेश के अंदर विफल रही है। जिस प्रकार से आपने कल भी देखा, कल शाम को हाईकोर्ट का एक फैसला आया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो 75% का बिल यह सरकार लेकर आई थी, उस बिल को असंवैधानिक करार देकर सरकार ने खारिज कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से और दुष्यंत चौटाला जी से। 2019 में आपकी सरकार बनी, आपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक जारी किया। मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो 3-4 मुख्य पॉइंट थे, मैं उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए कि 75% का जो झुंझुना आपने बजाकर 3 साल नौजवानों को बरगलाने का, बहकाने का काम किया, आप जवाब दीजिए कि उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। सरकार ने ना तो कोर्ट में ढंग से पैरवी करी और ना ही इस कानून को बनाने के अंदर सरकार ने लीगल तरीके से उसमें काम किया, जिसका नतीजा यह रहा कि जो 30,000 से कम के रोजगार में भी 75% आरक्षण हरियाणा के नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों में मिलना था, आज वो सपना भी हरियाणा के नौजवानों का चकनाचूर हो चुका है। सरकारी रोजगार में भ्रष्टाचार और प्राइवेट रोजगार में भी अंधकार, ये मनोहर लाल खट्टर सरकार की कारगुजारी है। तो हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि इन 7 मुद्दों पर हम हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाएंगे, हरियाणा के नौजवानों से बातचीत करेंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे और जो इन मुद्दों पर अलग अलग तरीके से आवाज पूरे प्रदेश में उठ रही थी, शायद खट्टर सरकार को आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने के लक्ष्य से हम काम करेंगे। आज हमारी पदाधिकारी और हमारी टीम के साथियों के साथ यहां बैठक है। इसके ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर बड़े आक्रोश आयोजन, बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े पैदल मार्च हर जिले में निकाले जाएंगे। हमारा जो इस कैंपेन का पहला फेज है, उसके माध्यम से आज हम झज्जर जिले के अंदर जिला कार्यकारिणी बैठक में यहां पहुंचे हैं। कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार आप लोगों के जिला स्तर पर बैठकें हो रही है, इन बैठकों के अंदर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी पार्टी है जनता के लिए मैनिफेस्टो तैयार करती है, जनता क्यों शामिल नहीं है, आम आदमी क्यों शामिल नहीं है आपकी इन बैठकों के अंदर, उनसे क्यों नहीं राय ली जा रही? ये जनता ही है। आप देखिए, अपने कैमरे पीछे घुमा के देखिए, ये नौजवान साथी जो पहुंचे हैं, ये कहीं ना कहीं इस सरकार से हताश है। कई ऐसे साथी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान है, ऐसी बात नहीं है। यहां आप साथियों को देखिए, बीकॉम, एमकॉम, एमए करे हुए नौजवान है। लेकिन आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से मैंने बताया कि 2019 में यह सरकार एक सीईटी नाम का झुंझुना लेके आई। सरकार ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हम सीईटी के माध्यम से करेंगे। मैं सवाल पूछता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक आदमी बता दें पूरे हरियाणा में से, एक नौजवान जिसको सीईटी के माध्यम से हरियाणा के अंदर रोजगार मिला हो। अभी आपने देखा डेंटल सर्जन की भर्ती, किस प्रकार से उसके अंदर भ्रष्टाचार का मामला आया और उसके बाद वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। किस प्रकार से ये 75% का जो सरकार ढिंढोरा पीट रही थी, दुष्यंत चौटाला को मैं कहूंगा, जो दुष्यंत चौटाला ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम हरियाणा के नौजवानों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे, आज उनका जो वादा था वो केवल कागज पर रह गया। सरकार ने अदालत ने असंवैधानिक करार देकर उसके खारिज कर दिया है। हमारा ये लक्ष्य है, हमारी ये सोच है कि नौजवानों से जुड़े मुद्दे को लोगों के समक्ष लाया जाए। और अभी हमारा ये लगभग 8 से 10 दिन के अंदर हमारा ये पहला फेज पूरा हरियाणा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा आज झज्जर के अंदर बैठक है, 2-3 जिले हमारे और पेंडिंग है। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर बड़े आक्रोश आयोजन इन 7 मुद्दों पर युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा है वो नशे के लिए आपकी सरकार के, देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने यमुनानगर के अंदर और मेरा अंदाजा है कि करनाल के अंदर नशों के लिए एक साइकिल रैली चलाई, साइकिल उन्होंने रैली का आयोजन किया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा
प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि साइकिल चलाने से, 2 दिन साइकिल रैली करने से क्या प्रदेश के अंदर नशा खत्म हो जाएगा? अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम तो डंडे चलाने का है, साइकिल चलाने का काम तो एनजीओज का होता है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ गिने चुने जो नशा के तस्कर हैं उनको पकड़कर अंदर कर सके? ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। कांग्रेस राज में लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब चौटाला साहब की सरकार गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने, तो लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हरियाणा के अंदर थे उसको सुधारने का काम सख्ताई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा। तो मेरा यह मानना है कि सरकार में बैठे लोग, पुलिस प्रशासन का काम है डंडा चलाने का। जो लोग हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। ये जो दिखावटी काम मनोहर लाल खट्टर जी पूरे हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, उससे ना नशा खत्म होगा और ना ही हमारी नस्ल बचेगी। सर, जिस तरह से यूथ है वो अहम भूमिका निभाती है हर चुनाव में, लेकिन जब चुनाव आते हैं यूथ की जगह कहीं युवराजों को टिकट दे दिए जाते हैं। चाहे बात महम से उठी हो, बलराम गांधी को आगे ले आए। अगर देरी से भी चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रघुवीर कादियान की पुत्रवधू आ सकती हैं। यूथ कहाँ जाएगा अगर इस तरह से कांग्रेस परिवारवाद को आगे लेके आएगी? तो यूथ में आप लंबे समय तक कार्य करते हैं, जब टिकट का टाइम आता है, काम का टाइम आता है, तो यह होता है। पहले तो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं कि आपने हमारी भावनाओं को भी जो है मीडिया के माध्यम से रखा। ये जितने भी नौजवान साथी हैं सबकी आकांक्षाएं हैं, हर व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो मैं आपके सामने 2 विधायकों का जिक्र करूंगा, 3 विधायकों का जिक्र करूंगा। चाहे वो शीशपाल केरवाड़ा कालावाड़ी से बात हो, यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट है, चाहे वो चिरंजीव राव की बात हो जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और चाहे वो अमित सिंह की बात हो जो डबवाली से विधायक हैं, वो भी यूथ कांग्रेस के रहे हैं, और एक हमारे साथी विनीत कंबोज जिनको भी यूथ कांग्रेस ने टिकट दी थी। युवा कांग्रेस को तवज्जो देने का काम पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, आप चुनाव की टिकटें उठा के देखिए, उसमें पार्टी ने पूरा तवज्जो युवा कांग्रेस के और नौजवान साथियों को दिया है। और हमें उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर भी इस बार, क्योंकि हालात हरियाणा के अंदर ऐसे हैं, इस बार हरियाणा के अंदर आप ये मान के चलिए कि 100% भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की विधानसभा में कई नौजवान चेहरे देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल आपकी बात से हम 100% सहमत हैं कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि नौजवानों को दरकिनार किया जाता है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे नौजवान साथी बूथ पर मजबूत हैं, जो साथी ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनकी पैरवी 100% करेंगे, मजबूती से करेंगे, पार्टी स्तर पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हमारे प्रदेश का कुशल नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे भी हमारी लगातार इस बारे में बात होती है। और उनका भी इस बार जो है मन है कि कहीं ना कहीं नौजवानों को बढ़ाया जाए। जो नौजवान काफी लंबे समय से पार्टी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आगे लाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। सर, आप थोड़ा भटक गए, मैं पूछ रहा हूँ अगर इस तरह से होता है तो यूथ नाराज होगा या फिर ऐसे चलेगा? ऐसा होगा ही नहीं। आपका तो जो क्वेश्चन है मैं उससे वो नहीं हूँ। 100% इस बार हरियाणा के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस के जो सक्रिय नौजवान साथी हैं उनको मौका दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को विधानसभा की टिकट दी जाए। आज जरूरत यह है कि हरियाणा के अंदर जो हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए, हरियाणा के अंदर जो झूठे लोग सत्ता के अंदर विराजमान हैं उनको कैसे बाहर किया जाए। लेकिन हमारे जो विधानसभा स्तर के साथी हैं उनको विधानसभा की टिकट भी दी जाएगी। कई साथी ऐसे हैं जो निगम के अंदर मेयर की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कई साथी ऐसे हैं जो पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हमारा संगठन निर्माण भी हो रहा है। तो संगठन के अंदर भी पुराने साथी जो युवा कांग्रेस के काफी लंबे समय से जो उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, उन साथियों को भी जगह दी जाएगी। लेकिन पूर्णतः मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कुशल नेतृत्व हमारा 100% इस बार नौजवानों को जगह देगा। जिस प्रकार से 75% नौकरियों के अंदर युवाओं को लगाने की बात है, हरियाणा में 75% हरियाणा के ही हैं। इसी तरीके से युवाओं के लिए क्या आने वाले समय में क्या 30% तक होना चाहिए विधानसभा टिकट के लिए? देखिए, परसेंटेज का मैं आपके सामने क्या पता 30 से भी ज्यादा हो। आपने तो 30 की बात करी, क्या पता 40 भी हो। बात परसेंटेज की नहीं है, बात यह है कि जो काबिल नौजवान है, जो नौजवान ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, जो बूथ के ऊपर मजबूत हैं, उन नौजवानों को जरूर
हम भी पैरवी करेंगे और पार्टी का नेतृत्व भी चाहता है कि नए नौजवान लड़के विधानसभा में आए, क्योंकि गौरतलब है कि आज हरियाणा और देश की पॉपुलेशन का अगर मैं हिस्सा देखूं तो काफी एक मेजर हिस्सा जो है वो नौजवानों का है, और नौजवान चाहता है कि विधानसभा या लोकसभा के अंदर उसकी बात रखने वाला कोई नौजवान साथी हो जो उसकी भावनाओं की कदर करे, जो उसकी भावनाओं को समझे। आने वाले चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी है अपनी पार्टी की दावेदारी पेश करेगी, कांग्रेस अपनी पेश करेगी, आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदार पेश करती हैं, अपने मुद्दे उठाती हैं, मैनिफेस्टो तैयार कर, बिजली की बात हो चाहे वो पानी की बात हो, किसी भी मुद्दे पर चर्चा लोगों के बीच जाती है। क्या आने वाले चुनाव के लिए आम जनता से राय ली जाती है कि आप लोगों को क्या चाहिए? आप वोट मांगने जाते हैं, हर पार्टी वोट मांगने लोगों के बीच जाती है, लेकिन जब जैसे ही चुनाव जीत जाती है कोई भी पार्टी जनता की बात क्यों नहीं करती? ये क्यों नहीं कहती कि जनता की सरकार बनेगी? ये क्यों कहती है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, इनेलो की सरकार बनेगी? देखिए, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक हालात जो हैं हरियाणा के अंदर, उस परिप्रेक्ष्य में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। और बिल्कुल 2019 में जो सरकार लोगों की बात करके, आम जनता की बात करके आई थी, आज उसके टोटली विपरीत दिशा में काम हो रहा है। आज हरियाणा का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको इस सरकार ने सड़कों पर लाकर डंडे फेरने का काम ना किया हो? सिर्फ लोगों को निराश करने का काम नहीं किया, लोगों की बेइज्जती करने का काम किया। आप देखिए, कर्मचारी थे तो पंचकुला बुलाकर डंडे फेरे, आप देखिए सरपंच थे तो पंचकुला बुलाकर डंडे फेरे, आप देखिए कि आंगनबाड़ी वर्करों का क्या हाल किया, आप देखिए हरियाणा के नौजवान जब रोजगार की मांग करते हैं, जब सीईटी के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आज हरियाणा के अंदर जो हालात है, ये मैं हर जिले में जाकर कहता हूं, हरियाणा के अंदर जो आज हालात हैं, ये बात मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, और भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री संतरी समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी करनाल से लोग सफाया करने को तैयार बैठे। अध्यक्ष जी, मैं फिर से आपके जवाब पर सवाल फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जवाब ही ऐसा दिया है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी गलत चल रही है। पार्टियां अपना जो है अच्छा वो क्यों नहीं दिखा रही, दूसरे की बुराई करने पर उतारू रहती हैं, वो अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम तो तराजू के ऊपर तोल के आपको कह सकते हैं, जनता को कह सकते हैं। आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 10 साल की, और आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी की ये 9 साल की सरकार, आप तराजू पे तोल लीजिए। जिन मुद्दों की मैंने आपके बीच में बात करी, उन मुद्दों के ऊपर भी आप तराजू पे तोल लीजिए कि किस पार्टी ने लोगों के, जनता के, युवाओं के हित में फैसले किए, और किस पार्टी ने या जो सत्ता में सरकार बैठी है, इन्होंने जो युवाओं के खिलाफ काम किए, उसके आधार पर फैसला होना चाहिए। और बिल्कुल राजनीति के अंदर सत्ता जो है वो स्थापित करने का एकमात्र काम है कि केवल और केवल काम के आधार पर ही फैसला होना चाहिए। इसलिए हम लोगों के बीच में इन 7 मुद्दों को लेके जाएंगे कि ये 7 मुद्दे हरियाणा के नौजवानों से जुड़े हैं, और इन 7 मुद्दों पर कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार विफल रही है, और हम भी ये चाहते हैं कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग काम के आधार पर ही अगला फैसला लें। एनएसयूआई के लिए भी कोई यूथ कांग्रेस मजबूत करने के लिए एनएसयूआई के हमारे नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अविनाश यादव कोसली विधानसभा से हैं, उनकी कार्यकारिणी अभी जल्दी निर्माण हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में आप उनसे बात कीजिएगा तो बेहतर है। संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ, 2019 का चुनाव था, उसमें भी आपका संगठन तैयार नहीं था। विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि जो अपना संगठन तैयार नहीं करते वो चुनाव करेंगे। भाजपा के जो लोग हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि 2019 में गनीमत रखो कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं था। जो हम लोग 31 सीटें कांग्रेस की हमारी आई हैं 2019 के चुनाव में, युवा कांग्रेस का बड़ा मजबूत संगठन है। ये सारे मजबूत साथी आपके समक्ष बैठे, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिस प्रकार से अभी पीछे पीसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट आई, एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट आई, एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए जो लगातार जिलों में जाकर कांग्रेस के जो लोग हैं, पुराने लोग, उनसे बातचीत कर कर संगठन निर्माण के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार 100% कांग्रेस पार्टी संगठन के साथ ही चुनाव के अंदर जाएगी, और लोग इस बार मन बनाए बैठे। इस बार के चुनाव का कोई राजनीतिक दल इंतजार नहीं कर रहा, ना तो कांग्रेस इस बार चुनाव का इंतजार कर रही है और ना भाजपा इस बार चुनाव का इंतजार कर रही है। इस बार तो लोग 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार की, इस प्रदेश से हम 100% विदाई करेंगे।
हर पार्टी कह रही है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, जनता किस पर विश्वास करे, क्योंकि वोट मांगने जाते हैं तब पैरों की तरफ भी हाथ जाता है उन नेताओं का, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसी जनता को अपने पैरों में गिराने का काम करते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर इस प्रकार के कोई नेता सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो लोग उनको अगली बार कभी उनको सत्ता का मुंह नहीं देखने देते। तो 100% इस प्रकार के लोगों को जनता जवाब भी देगी, और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में अच्छे लोग चुन के आएंगे, एक अच्छी विधानसभा के अंदर जो है पैरवी होगी, और हरियाणा के अंदर जो सरकार विफल रही है, ये सरकार जो 10 साल से जिसका कार्यकाल चल रहा है, पहले भाजपा थी, दूसरी भाजपा जजपा का जो सेशन रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो लोगों ने इस सरकार की विदाई का मन बना रखा है, तो 100% इस बार एक अच्छी सरकार चुन के आएगी। और लोग जिन्होंने पिछली बार धोखा खाया था, जो एक लोग भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर बाद में भाजपा की झोली में बैठने का काम जिन लोगों ने किया, लोग इस बार सचेत हैं, लोग इस बार मन बनाए बैठे हैं कि इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार से सत्ता के अंदर बैठाया ना जाए। क्या मानते हैं कितनी सीटें आ सकती हैं? मैंने बताया, भाजपा का 10 का आंकड़ा भी नहीं छुएगी, 2 डिजिट के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं पहुंच पाएगी।